नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए 20 तारीख को यानी कि बुधवार को महाराष्ट्र, झारखंड सहित बाकी राज्यों में भी जहां जहां उपचुनाव होने और महाराष्ट्र और झारखंड में तो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और अब बुधवार को ये मतदान के लिए लोग अपने घरों से निकलेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जो ये समय बचा, इसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग और तमाम अलग अलग मुद्दों के जरिए नेता पार्टियां लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र का मुकाबला बड़ा दिलचस्प इस बीच दिखाई दे रहा है। एक तरफ महायुति, एक तरफ महाविकास आघाड़ी और एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हुए हमने देखे। सेफ शॉट भी देखा हमने राहुल गांधी का, एक है तो सेफ है का नारा भी देखा, बटोगे तो कटोगे का नारा भी देखा। अब जमीन पर क्या हकीकत है, लोगों के मन में क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। मुद्दे चुनाव की दशा दिशा क्या बना रहे हैं, वो जानना समझना बहुत जरूरी है। और इस बीच महाराष्ट्र से जो खबर आई बीजेपी नेता विनोद तावड़े को लेकर, वो भी बड़ी चौंकाने वाली है। उस पर भी खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जांच करवा लीजिए, ईसी में शिकायत कर दीजिए, तमाम चीजें। लेकिन सच क्या है वो भी जानेंगे समझेंगे। और महाराष्ट्र में क्या अब समीकरण बन रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हिंदुस्तान में चुनाव बदलते रहे हैं, सेंटिमेंट के आधार पर भी चुनाव बदलते रहे हैं और उसको लेकर खूब बातें भी होती रही हैं। तो क्योंकि अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, यानी कि कुछ घंटे, 12-18 घंटे बचे होंगे शायद, ऐसे में क्या होगा मतदान में, ये जानना बहुत जरूरी है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आज चर्चा में इस वक्त विनोद तावड़े हैं और कैश की बात आ रही है, 5 करोड़ की बात आ रही है, बांटने की बात आ रही है, क्या है जानकारी, क्या है एक, और दूसरा चुनाव में पैसे खूब चलते रहे, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप खूब होता रहा है। लेकिन इस तरह अगर हो भी रहा है तो क्या ऐसे? देखिए, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक ना तो कोई आधिकारिक बयान चुनाव आयोग की तरफ से आया है, ना ही पुलिस ने ऐसा कोई बयान दिया है। लेकिन खबर मीडिया सर्कल में, और जिसको बोलते हैं कि कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलना तेजी से शुरू हो गई, और ये खबर तेजी से चलना शुरू हो गई तो जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इसके दो पहलू समझे जा सकते हैं। पहला तो ये कि चूंकि विनोद तावड़े ही वो शख्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी की बात का जवाब दिया, तो जाहिर तौर पर वो निशाने पर हैं, चाहे विपक्ष के हों, चाहे अपनी पार्टी में भी कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि विनोद तावड़े बहुत बड़े होकर नेता उभर रहे हैं और वो बड़े मराठा नेता हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी पार्टी की जो राजनीति है उसके वो शिकार हो गए और खबर चलना शुरू हो गई। तो ये खबर की पुष्टि तो अभी करना मुश्किल है, लेकिन इस खबर ने इतना जरूर किया कि विनोद तावड़े को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ला दिया है और अब उनको सफाई देना पड़ रहा है और बीजेपी को सफाई देना पड़ रही है। वैसे महाराष्ट्र में अब तक बहुत, मतलब कहें कि करीब 3000 करोड़ में कुल मिला के पकड़े जा चुके हैं। इससे लगता है कि इस चुनाव में नेता भी जानते हैं कि जितना उनका प्रचार चलेगा, जितना उनका मन चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा लोगों में पैसे का भी अहमियत है, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया कि सत्ता के प्रति ही सब लायल है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सत्ता के लिए अपनी पार्टी को छोड़ने, तोड़ने और माल बटोरने से दूर रहा हो। इसीलिए चुनाव में लोग बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है, नेता उत्सुक है, सबको सत्ता चाहिए। कॉमन मैन अब तक मन बना चुका है, लेकिन कह नहीं रहा। देखिए, विनोद तावड़े का आपने जिक्र किया कि भाई जिस तरीके से पार्टी में कद बढ़ रहा था उसको लेकर, विनोद तावड़े का नाम मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि विनोद तावड़े का नाम अभी जब चर्चा चल रही थी कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो उस लिस्ट में भी कई बार उनका नाम गूंजा विनोद तावड़े का। तो इसको भी एक वजह के तौर पर देख सकते हैं क्या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के पीछे? देखिए, अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। इसको मुझे लगता है कि महाराष्ट्र तक ही सीमित रखना चाहिए, देश की राजनीति तक तो इतना मामला नहीं है। महाराष्ट्र में जरूर पार्टी में जितने उनके समर्थक है उतने उनके विरोधी भी है, और ये बात कोई छुपी बात नहीं है। मतलब महाराष्ट्र में वो भी अलग अलग तरीके से बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने ये बयान भी दिया कुछ अखबारों को इंटरव्यू में कि अगला मुख्यमंत्री जो है भाजपा का होगा और ये भाजपा तय करेगी, अभी कोई नाम तय नहीं है, उन्होंने कहा। तो जाहिर तौर पर विनोद तावड़े एक बड़े नेता है, और ये जो मुझे लगता है कि दोनों पहलू हो सकते हैं, एक तरफ विपक्ष भी हो सकता है तो एक तरफ अंदरूनी पार्टी भी इसमें कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। इस पर अभी कुछ पुष्टि कहना या करना और टिप्पणी करना जल्दबाजी हुई। लेकिन इस बीच में जिस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो बार बार, ये पहला चुनाव बिना लहर का चुनाव है, बिना मुद्दे का चुनाव है। लोग स्थानीय मुद्दों पर कैंडिडेट को देखकर और अंतिम समय में अपना तय करेंगे। इसलिए इस चुनाव का प्रेडिक्शन करना कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत कांटे का चुनाव है। दावे दोनों तरफ से हैं, लेकिन उन दावों की असलियत मैं फिर कहूंगा कि ना एग्जिट पोल पर जाइए, ना ही ओपिनियन पोल पर जाइए, असल पोल पर देखिए कि हो क्या रहा है। उस पोल से तय होगा कि कौन जीते। नहीं, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। और देखिए, इस सवाल पर मैं आने भी वाला था, क्योंकि एग्जिट पोल जिसका भी आपने जिक्र किया, हरियाणा के चुनाव में हमने देख लिया एग्जिट पोल किस तरीके से धरे के रह गए एक साइड।
सवाल मेरा ये है, लहर वाली बात जो हम कर रहे हैं, एक तो लहर और दूसरा चाहे शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, एक माहौल ये बनाया गया कि सिंपैथी फैक्टर इनके साथ बड़ा होगा। लोकसभा में भी हमने देखा, अब विधानसभा क्योंकि और ज्यादा जमीनी स्तर का चुनाव है, ग्रास रूट लेवल का चुनाव है, तो उसमें और ज्यादा इमोशनल कनेक्ट दिखाई देगा। तो अगर वो भी लहर नहीं बना पा रहे हैं तो असली नकली की लड़ाई में तो वो पिछड़ते हुए दिखेंगे, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं। दूसरा, बड़े चेहरों की लड़ाई देख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कैंपेन के बाद पीएम मोदी का चेहरा प्रमुख तौर पर रहता है, वो बीजेपी कहे ना कहे, लगातार 2014 के बाद से हम ये देख रहे हैं। इधर राहुल गांधी और खास करके लोकसभा की जीत के बाद, तो ये क्या कोई भी कहीं भी कोई लहर है ही नहीं, अंडर करंट जैसा भी कुछ नहीं है, या केवल अब जनता सीधा देखेगी भाई फलाना कैंडिडेट किस तरह का है, किस काम का है या कितना एफिशिएंट है, उसके आधार पर ही चुनेंगी? देखिए, कोई अंडर करंट होगा तो शायद पत्रकार और मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां भी इसे समझ नहीं पा रही या देख नहीं पा रही। ये तो अंडर करंट की बात हुई। लोगों के मन में इतना जरूर है कि चूंकि वो जिस तरह की पिछली तोड़ फोड़ पिछले 5 साल में कौन कब कहाँ चला गया, रात में चला गया, सुबह की शपथ हो गई, सब चीजें हो गई जो महाराष्ट्र में अब तक नहीं हुई थी। तो लोगों का मन भर चुका है और लोग जो है अब अंतिम समय पर तय करेंगे कि किसको वोट देना है। कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण रहे। पहला मुद्दा रहा किसान की सोयाबीन का रेट गिरने का। इतना तेजी से चला कि भाजपा को भी आखिरकार इसके डिफेंस में आना पड़ा, महायुति को डिफेंस में आना पड़ा और चिट्ठी लिखनी पड़ी कि हम भी रेट देंगे। दूसरा मुद्दा चला महंगाई का, जिसको लेकर भी दोनों तरफ बहुत खींचतान हुई और महंगाई को लेकर सरकार बैकफुट पर नजर आई। और यह अब तो एक ऐड भी भाजपा ने किया कि भाजपा आएगी तो महंगाई का स्तर गिराएगी। तो दोनों तरफ से चले। राहुल गांधी ने कल जरूर एक जो सेफ दिखाकर एक अलग तरह का अटैक किया। उसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर थी, लेकिन उसका मुकाबला या उसका बचाव जो विनोद तावड़े ने किया था। आज विनोद तावड़े खुद मुश्किल में आ गए हैं। तो एक तरीके से बहुत घालमेल हो गया महाराष्ट्र में। इसीलिए फिर कह रहा हूं कि कहीं कोई लहर इस किसी के पक्ष में नहीं है। जनता तय करेगी। ना ये कहना कि किसका बहुमत है ये मुश्किल है, ये कहना कि कौन जीतेगा मुश्किल है, चुनाव के बाद भी कहना मुश्किल है कौन कहाँ रहेगा। कोई किसी के साथ भी जा सकता है क्योंकि अब तो सारे बंधन टूट चुके हैं। प्री पोल अलायंस के बाद पोस्ट पोल अलायंस भी होगा। फडणवीस भी कहते हैं कि चुनाव के बाद नया पोल अलायंस होगा। तो पता नहीं किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अभी महाराष्ट्र का चुनाव मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा है जहां प्रेडिक्शन करना और या ये कहना कि किस तरफ लहर कठिन है। बिना लहर का चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए मैं फिर भी ये सवाल आपसे पूछूंगा क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से आप देखते रहे हैं और ग्राउंड पर अलग अलग जगहों से लगातार आप जुड़े रहे हैं। प्रचार के लिहाज से अगर देख लें, जैसे एक तरफ महायुति ने जो एजेंडा बनाने की कोशिश की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, हम लोग इस पर कई बार चर्चा कर भी चुके हैं कि वो नैरेटिव उस तरीके से इस बार महाविकास अघाड़ी सेट नहीं कर पाया जैसे लोकसभा में चाहे आरक्षण हो, संविधान हो, ये तमाम चीज़ों को सेट किया था। उस लिहाज से अगर थोड़ा सा इसकी हम तुलना करने की कोशिश करें तो किसी का पलड़ा भारी दिख रहा है, कोई आगे पीछे दिख रहा है 19-20 वाली परिस्थिति अगर देखें तो? क्योंकि संविधान बचाओ मुद्दे का असर उतना नहीं दिखा जो पिछली बार दिख रहा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चूंकि जब आप सत्ता में रहते हैं तो सत्ता में आपका विरोध होता है और सत्ता में जो मुद्दे होते हैं आपको डिफेंड करना पड़ता है। आप अटैकिंग नहीं हो सकते, सत्ता की मजबूरी हो जाती है क्योंकि आप सत्ता में लगातार। तो जो विपक्ष होता है वो हमेशा परसेप्शन की लड़ाई में आगे दिखता है। ये नेचुरल होता है क्योंकि विपक्ष को आरोप लगाने का अवसर होता है। विपक्ष कोई भी आरोप लगा सकता है कहीं से, आप पर तमाम तरह के आरोप, चाहे कुछ भी कर लें आप, जनता को सेटिस्फेक्शन तो होता नहीं, हर व्यक्ति को आप सेटिस्फाई कर नहीं सकते। तो विपक्ष आरोप लगाने में आगे दिखा और विपक्ष के मुद्दे थोड़े धारदार दिखे क्योंकि आप महंगाई, सोयाबीन का मुद्दा, कपास का मुद्दा, किसान का मुद्दा, ये सब चीजें तो जैसे बोलते हैं कि वो नेचुरल होती हैं। तो विपक्ष आरोप लगाने में, परसेप्शन में मुझे लगता है कि महाविकास आगे रही। लेकिन मैनेजमेंट की बात मैं जहां तक करूं तो मुझे दिखता है कि मैनेजमेंट में महायुति बहुत आगे है। संघ खुलकर बीजेपी के साथ है। संघ ने बहुत सारी सभाएं की है, न केवल सभाएं की, पूरी जहां जहां भाजपा लड़ रही है और संघ के ऑब्जर्वर हैं, हर मुद्दे पर नजर रख रहे हैं, गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर मदद कर रहे हैं। तो संघ का खुलकर सामने आना ये एक चीज दिखाती है कि राहुल गांधी इस बारे में कामयाब रहे कि संघ को राजनीतिक फ्रंट पर ले आए। संघ अभी तक पीछे से था, लेकिन संघ का खुलेआम समर्थन है। संघ यहाँ तक कि ये भी हो गया कि ये वाला खेमा इसके साथ, ये वाला खेमा इसके साथ। यानी एक हुआ कि मौलाना यदि एमबीओ को समर्थन कर रहे हैं तो हिंदू संत समाज महायुति को ये भी चलाने की कोशिश की, बटेंगे तो कटेंगे की बात हुई, लेकिन वो मुद्दा नहीं चला। अब जहां तक जो धार्मिक ध्रुवीकरण तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन जातिगत गोलबंदी बहुत नजर आ रही है। संघ समर्थन कर रहा है तो मैनेजमेंट जिसका अच्छा है वो शायद थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस करे।
लेकिन फिर मैं बात कहूंगा, दोहराना चाहूंगा कि 288 सीट, 8,000 कैंडिडेट, 12 पार्टियां, लोग किस किस को चुने, किस किस को तय करें। ये बढ़िया बात आप कह रहे हैं। मैं एक चीज बड़ा टेक्निकल है समझना है इसको। आमतौर पर दूसरे राज्यों में भी बीजेपी कांग्रेस जहां सीधे फाइट में होती है, ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस को पिछड़ना पड़ जाता है। महाराष्ट्र में मैं बात करूं, 102 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, करीब 75-76 सीटों पर सीधा बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? मतलब स्ट्रांग लग रही है कांग्रेस इस बार लोकसभा के बाद, लोकसभा के जो परिणाम आए, जो एक परसेप्शन बना उस लिहाज से, या काम के लिहाज से जिस तरीके से शिंदे सरकार ने वहां परफॉर्म किया उस लिहाज से बीजेपी थोड़ा स्ट्रांग दिख रही है? और जो इतिहास रहा है कि आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी आगे दिख जाती है, कांग्रेस पीछे पिछड़ जाती है। देखिए, मैं इतिहास की धारणा से नहीं सहमत होता, क्योंकि हर चुनाव अलग होता है। अभी आप कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में दोनों आमने सामने थे, लेकिन बीजेपी जीत गई, कांग्रेस जीत गई। तेलंगाना में भी दोनों आमने सामने थे, कांग्रेस जीत गई। तो इतिहास या हिमाचल में तो कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, दोनों ही सामने सामने थे। तो इतिहास का देखिए, इतिहास के नजरिए देखने का होता है, अपना अपना नजरिया होता है। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई चुनाव फिक्स होता है या कोई इतिहास पे चलता है। चुनाव वर्तमान पे चलता है, तो वर्तमान ये है कि दोनों में कांटे की टक्कर है, कोई भी निकल सकता है। सत्ताधारी पार्टी चूंकि महायुति है, उनके पास हर तरह के संसाधन है, तो वो प्रचार से ज्यादा मैनेजमेंट में आगे नजर आ रहे हैं। और इसी कारण मैं कह सकता हूँ कि चुनाव का जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारी चीजें बदलती है। हरियाणा चुनाव इस बात का बिल्कुल उदाहरण है। प्रचार में कांग्रेस बहुत आगे थी, सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल कांग्रेस के साथ खड़े थे, सब लोग खड़े थे, लेकिन मैनेजमेंट में भाजपा ने बाजी मार ली। तो मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। अंतिम चरण में, अंतिम पल पे जनता परसेप्शन के साथ जाती है, मैनेजमेंट के साथ जाती है, ये दोनों ही चीजें बड़ी, इसलिए मैं कोई भविष्यवाणी करने से बचूंगा। इतना जरूर कहूंगा, चुनाव कांटे का है, अंतिम क्षण तक चुनाव तय होता रहेगा। अहम बात आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है इस बार, उसको देखकर आपकी बात बिल्कुल सटीक उस पर बैठती है। लेकिन जिस तरीके से नारे गढ़े गए, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, जमीन पर, और महाराष्ट्र का सोशल फैब्रिक बहुत अच्छे से आप समझते भी हैं, लगातार देखते रहे हैं इसको, कुछ खास करके ओबीसी मतदाता को एकजुट करने में, या जिन पर फोकस करके बीजेपी कोशिश कर रही थी कि ये मतदाता हमारे साथ ना छिटके, महायुति जो कोशिश कर रही थी, कुछ कामयाबी मिल पाएगी ऐसे नारों से, या ये केवल कुछ बेल्ट्स में तो चल जाएंगे लेकिन सब जगह काम नहीं करेंगे उस तरह? मुझे तो लगता है कहीं काम नहीं करेंगे इस तरह के मुद्दे, क्योंकि महाराष्ट्र का फैब्रिक इस तरह के मुद्दों पर नहीं चलता। जब जातिगत चुनाव हो जाए, जब स्थानीय मुद्दे चुनाव हो जाए, तो राष्ट्रीय मुद्दे पीछे हो जाते हैं। थोड़ा बहुत अर्बन वोटर जो भाजपा का कट्टर वोटर है, उसके लिए तो ये नारा ठीक है कि भाजपा का वोटर कम से कम थोड़ा, दरअसल समझिए भाजपा की प्रॉब्लम पिछली बार क्या हुई थी, भाजपा का कहना है, मेरा दावा तो नहीं है, कि उनका कहना है कि हमारा वोटर वोट करने नहीं निकला, ओवर कॉन्फिडेंस में था। ये भाजपा का कहना है कि हमारा वोटर ओवर कॉन्फिडेंस में था, लोकसभा में निकला नहीं, इसलिए हम हार गए महाराष्ट्र में। तो अब इस बार कोशिश हो रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस को कम करके, चाहे डर के माध्यम से ही सही, उस वोटर को निकाला जाए। तो वो जो टारगेटेड वोटर है भाजपा का, वो तो निकल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ओवरऑल जनता पर या ओवरऑल माहौल बनाने में ऐसा कोई मुद्दा चला हो, मुझे जमीन पर तो नहीं दिखता। मुझे लगता है कि स्थानीय मुद्दे, और फिर वो हर रीजन के अलग अलग मुद्दे, विदर्भ का अलग, और दूसरा ओबीसी की जहां तक आपने बात की, तो महाराष्ट्र में ओबीसी का जो पूरा कुनबा है, कभी ओबीसी इकट्ठा करके वोट नहीं करता। महाराष्ट्र में ओबीसी बड़ा बटा हुआ टाइप का है। जैसे विदर्भ में कुनबी ओबीसी है, तो कुनबी बहुत अभी इस समय कांग्रेस के साथ पिछले 2 चुनाव से नजर आता है, पूरा कुनबी समूह। अब बात करें हम माली समाज की, जो हम जिसको उत्तर महाराष्ट्र में मानते हैं, तो वो बटा हुआ है, क्योंकि उत्तर महाराष्ट्र में माली समाज कभी छगन भुजबल और एनसीपी के साथ जाता है, तो कभी भाजपा के साथ जाता है, वहां बटा हुआ है। अब बात करें बंजारा समाज की, जिसको मराठवाड़ा में ज्यादा मानते हैं, तो मराठवाड़ा में बंजारा समाज मुंडे परिवार के साथ तो खड़ा होता है, लेकिन मुंडे परिवार, चाहे धनंजय मुंडे हो चाहे पंकजा मुंडे, वो खुद नाराज है। तो क्या मराठा पूरा जाएगा, क्या वो जो बंजारा है पूरा जाएगा? धनगर समाज का बात करें तो धनगर को नाराजगी थोड़ी सी है कि उनको आरक्षण नहीं मिला, तो वो अलग नाराज है। तो ये सब चीजें अलग अलग, पहली बार मैं बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र में ना हम इतिहास को देखें, ना किसी लकीर को देखें, ना कोई अवधारणा बनाए। मुझे लगता है कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में महाराष्ट्र चुनाव बहुत उलझा हुआ। एक बड़ा अहम है समझना, शिवसेना उद्धव ठाकरे का कार्यकाल भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा, उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं। शिवसेना के उनके गुट का भी ठीक है, वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उस लिहाज से मैं समझना चाह रहा हूं। अगर उद्धव ठाकरे का कार्यकाल और शिंदे के कार्यकाल के मामले में तुलना करें, बीजेपी ये बता रही है कि भाई एकनाथ शिंदे और तमाम नेता, महायुति के नेता ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का जो कार्यकाल है उसमें हमने बहुत कुछ बेहतर किया है और इसका फायदा हमको मिलेगा। इस आकलन को आप सही मान रहे हैं, या ये ठीक है चुनावी भाषण के तौर पर है, कामकाज तो सब एक जैसा करते रहे?
इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा और एकनाथ शिंदे ने बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन ये उसका एक बैकग्राउंड भी होगा, क्योंकि 2019 में जब उद्धव ठाकरे बने उसके तुरंत बाद कोविड आ गया था इस देश में, तो 2021 तक कोविड बना रहा देश में, कोविड का असर रहा। ये तो मतलब ये जो दर्ज बात है, मतलब मेरे या किसी कहने से होता नहीं है। और कोविड में मुझे नहीं लगता कि देश में किसी ने कोई बहुत विकास कार्य किया हो, सब कुछ ठप था। कोविड में लोग घरों में बंद थे, और जब तक कोविड खत्म होता और सामान्य स्थितियां होती उसके पहले सरकार गिरा दी गई। तो अब आप चूंकि 2.5 साल में काम नहीं हुआ, काफी फंड बचा हुआ था, काफी काम अटके हुए थे, तो आपने जो किया वो सब दिखने लगा। तो दोनों तरफ के दावे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, चूंकि केंद्र का समर्थन जबरदस्त था, केंद्र ने पूरी मदद की, तो इसलिए एकनाथ शिंदे ने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में खासतौर पे जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स है वो करवाए, और वो उसका असर आपको मुंबई और महाराष्ट्र में दिखता है। लेकिन उसके बगैर एक आरोप भी लगा, क्योंकि जैसे ही एकनाथ शिंदे सरकार आई बहुत सारे प्रोजेक्ट उठकर महाराष्ट्र से चले गए गुजरात की तरफ। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया कि गुजरात में जो राहुल गांधी ने भी रिपीट किया कि बहुत सारे इतना ही विकास हुआ तो गुजरात में क्यों चले गए सारे प्रोजेक्ट। तो दोनों तरफ की बातें अपनी जगह हैं। मुझे लगता है कि अर्बन वोटर थोड़ा बहुत इस पे, खासतौर पर मुंबई, अर्बन में भी मुंबई मान लीजिए शायद प्रभावित होता हो इस चीजों से। बाकी राज्य के हिस्सों में इसका कोई बहुत असर नहीं दिखता मुझे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, 2-3 क्या फैक्टर आप देख रहे हैं जो चुनाव की दशा दिशा बदल सकते हैं, या जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उसको पूरी तरीके से पलट सकते हैं? जैसे पिछले कई चुनावों में हमने देखा कोई भी जीते, लेकिन फैक्टर क्या हो सकते हैं? आपको किन चीजों पर नजर बनी हुई है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो वोटर का निकलना है। लोकसभा चुनाव में जरूर था, बहुत सारे वोटर नहीं निकले। बीजेपी कहती है कि उनके समर्थक भी नहीं निकले, चाहे नाराज थे चाहे समर्थक थे, दोनों नहीं निकले। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष, चाहे बीजेपी हो चाहे महायुतिवाद महाविकास अघाड़ी, दोनों अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहेंगे। और दोनों के बीच में एक दावा किया जा रहा है, वो उस तरह से ही दावे होते कि जो मतदान का जो अंतर था उस 1 या 2% ही था, करीब 2.5-3 लाख वोटों का अंतर था। तो जो दावा होता है, हालांकि उसके मैं कारण नहीं मानता, क्योंकि हर चुनाव अलग होता है, तो हर चुनाव के अलग फैक्टर होते हैं। तो वो एक अंतर पाटने की कोशिश है। वोटिंग जिसकी ज्यादा होगी उसको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा मुद्दा मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा मुद्दा है कि बागी बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं, वो कितने वोट काटेंगे, वोट कटुआ हम जिसको बोलते हैं, उस पर भी होगा, क्योंकि विधानसभा में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो 2000, 3000, 4000 वोटर। और चौथा और अंतिम मुद्दा, किसानों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होगा। सोयाबीन के किसान और कपास के किसान करीब 1 लाख हेक्टेयर में महाराष्ट्र में करते हैं, उनको दाम सही नहीं मिल रहा, ये नाराजगी उभर कर देखी जा रही है। तो अब फिर पांचवा मुद्दा जो अंतिम मान लें कि जातिगत गोलबंदी, मराठा आरक्षण हो, दलितों का गोलबंदी हो, धनगर समाज की गोलबंदी हो, कुनबी गोलबंदी हो, आदिवासी गोलबंदी हो, तो जातिगत गोलबंदी भी एक बड़ा फैक्टर है। बहुत धन्यवाद संदीप जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो पूरा चुनाव क्या माहौल बना है, क्या समीकरण बन रहे हैं, और जो तमाम कयास लग रहे हैं उसमें कितना दम दिख रहा है, ये हमारे दर्शकों के सामने पूरी बात रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मतदान के दिन भी आपको अपने साथ जोड़ेंगे कि जिस तरीके से मतदान हो रहा होगा उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या परिस्थितियां बन रही है उसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए amarujala.com पर लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।